सो वेलकम टू अल्फा इंटर्न इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड आज के इस सेक्शन में हम लूप्स को देख रहे होंगे कि लूप्स इन पाइथन होता क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप्स वी हैव। उसके साथ साथ जो डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं लाइक ब्रेक, कंटिन्यू, इन सारे कीवर्ड का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे होंगे, इनका हम यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। उसके साथ साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा, हमारे लूप्स की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। उसके साथ साथ जो भी इस लेक्चर के नोट्स है आपको अपने डैशबोर्ड के नोट्स वाले सेक्शन में मिल रहे होंगे। उसके साथ साथ इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लूप्स होते क्या है, व्हाट आर लूप्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा अल्फा इंटर्न, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखा अल्फा इंटर्न। अब हमारा काम क्या है, हमें क्या टास्क मिला, इस अल्फा इंटर्न को मुझे क्या करना है, 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। मुझे क्या करना है, 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो मैं इसे इजीली करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट का 5 टाइम्स क्या क्या कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा। एंड यहाँ पे अल्फा इंटर में 5 टाइम्स लिख दूंगा। ये इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। इसको मैं बोलूँगा 5 टाइम्स ना करके तुम इसे 10 टाइम कर दो, तो वो भी हो जाएगा, 10 बार लिख लूँगा। बट व्हाट इफ मैं ये बोलूँ कि तुम प्रिंट को 5 बार 10 बार नहीं, इसे 1000 टाइम प्रिंट करवाओ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा अगर हम नॉर्मल प्रिंट फंक्शन का यूज करके उस चीज को प्रिंट करवाते हैं 1000 टाइम। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स का यूज करके ये काम हमारा बहुत ही ईजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। कैसे, अभी हम वो देखेंगे। एंड तो हमें यहाँ पे समझ में आया, किसी भी रिपीटेटिव टास्क को अगर हमें बार बार करवाना है, किसी भी रिपीटेटिव टास्क को बार बार करवाना है, तब वहां पे किसका यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये प्रिंटिंग वाली चीज देखी, अगर मुझे बहुत बार प्रिंट करवाना है तो मैं किसका यूज करूंगा, लूप्स का यूज करूंगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं पाइथन में। एक तो होता है हमारे पास व्हाइल लूप, एक होता है हमारे पास फॉर लूप। अब जो हम अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में जो लूप्स पढ़ते हैं एंड वहां पे जो हमारा सिंटैक्स होता है लाइक व्हाइल फॉर लूप का, तो वो वहां पे थोड़ा सा सिमिलर होता है। लेकिन जो फॉर लूप हम यहाँ पे देखेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स का होगा। व्हाइल लूप का हम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि सिमिलर होता है, बट फॉर लूप्स का थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स होता है पाइथन में। सो कैसे होता है, उन सारी चीजों को अब हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। सो यहाँ से हमें ये समझ में आ चुका है कि किसी भी रिपीटेटिव टास्क को मुझे करवाना है तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, लूप्स का यूज करूंगा। बेसिकली 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं, एक तो व्हाइल लूप्स होता है, एक तो फॉर लूप्स होता है। तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि पहले हम व्हाइल लूप्स को कवर करते हैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं कि व्हाइल लूप हम सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड पे एंड इसकी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करता हूँ। सो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड पे, जो मेरा फाइल था लेट्स लर्न पाइथन, उस फोल्डर के अंदर आ गया। अब इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ लूप्स। तो मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बनाने लूप्स। अब इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ वाइल लूप एंड बी। तो मैंने इसके अंदर ये बना लिया। तो पहले मेरा क्या काम था कि मुझे क्या टास्क मिला था कि आई नीड टू प्रिंट अल्फा इंटर्न 5 टाइम्स। तो हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा था प्रिंट अल्फा इंटर्न। ठीक है, मैंने इसे एक बार लिख लिया। अब मैं इसे जैसे ही रन करवाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली ये प्रिंट होकर हमारा आ जाएगा अल्फा इंटर, यहाँ पे आ भी गया। अब 5 टाइम्स करवाना है तो कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे प्रिंट कॉपी करके पेस्ट करता जाऊंगा। अगर तुम ज़्यादा स्मार्ट हो तुम क्या करोगे, यहाँ से फिर से कॉपी करोगे 2 एंड फिर से इसे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है काइंड ऑफ 5 बार। ठीक है, ये हमारा 5 बार हमारा हो गया। ठीक है, तो ये 5 बार प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन व्हाट इफ मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें 5 बार ना प्रिंट करके 1000 टाइम से प्रिंट करवाना है, तो क्या हम 1000 टाइम इस चीज को बार बार लिखेंगे, नहीं। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, लूप्स का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि लूप्स का हम यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले व्हाइल लूप को देखते हैं। पहले हम एक यही सेम कोड लिखते हैं कि 5 टाइम्स मुझे प्रिंट करवाना है अल्फा इंटर्न को बाय यूजिंग लूप, व्हाइल लूप। तो हम उसे कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो अभी के लिए मैं आई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और इसमें अभी 1 से इसकी वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर व्हाइल जो कि क्या है, रिजर्व कीवर्ड है पाइथन में। व्हाइल लूप यूज करने के लिए पहला कीवर्ड क्या यूज करना है मुझे। अब व्हाइल के बाद मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन क्या होता है कि मुझे कितने बार प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कोलोन दे दूंगा। तुम क्या करते रहो, प्रिंट करवाते रहो। क्या प्रिंट करवाते रहो, अल्फा इंटर्न।
अब इस कोड को हम अच्छे से ड्राई रन करके देखेंगे यहाँ पे क्या कंडीशन है, क्या इनिशियलाइजेशन, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे अभी। तो मैं इसे जैसे ही प्रिंट करवाता हूँ, देखो यहाँ पे ओके। तो अभी तो मैंने इसे 5 बार प्रिंट करवाना, तो 5 बार मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसे प्रिंट करवा लिया। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें ये बोलूँगा तुम्हें 5 बार ना प्रिंट करके 1000 टाइम्स से प्रिंट करवाना, तो कैसे करोगे? तो इस केस में हम 1000 टाइम्स तो प्रिंट नहीं लिख रहे होंगे, इसमें हम यूज करेंगे लूप्स का। अभी मैं इसको सेम काम को मैं तुम्हें वाइल लूप का यूज करके दिखाता हूँ, उसमें हम कैसे करते हैं। पहला हम लिखते हैं, कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैं आई एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं अभी के लिए 1 एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे जो कि रिजर्व कीवर्ड है पाइथन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 5 होती है, आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 5 होती है, तुम क्या काम करते रहो, प्रिंट करते रहो। क्या प्रिंट करवाना है हमें? अल्फा इंटर्न। अल्फा इंटर्न तुम क्या करते रहो? प्रिंट करते रहो। एंड उसको क्या करो, 1 से इंक्रीज भी करते रहो, आई प्लस इक्वल टू 1। तो ये भी तुम कर। अब मैं इसे जैसे ही रन करवाऊंगा, देखना 1 2 3 4 5 5 बार अल्फा इंटर यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। अब इस कोड को समझते हैं, इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे। सो पहले देखना, पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल बना। अब हमने क्या देखा था कि हम हमेशा वेरिएबल को एज अ कंटेनर ट्रीट करते हैं। तो आई जैसे ही मैंने बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंटेनर बनेगा यहाँ पे आई नाम का, जिसके अंदर क्या अभी के लिए वैल्यूज है 1। फिर हमने लिखा वाइल आई लेस देन 5, जब तक आई की वैल्यू 5 या 5 से कम है, जब तक आई की वैल्यू 5 या 5 से कम है। ये क्या है, इसको मैं बोलूंगा ये एक कंडीशन है। ये क्या है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना और वाइल के बाद जो लिखा है ये क्या है, कंडीशन है। तो अब हम पहले ये क्या करता है, अब कंडीशन चेक करेगा, क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। अभी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई की वैल्यू अभी हमारे पास 5 है। तो अब क्या चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5। नहीं, आई की वैल्यू अभी के लिए हमारे पास कितनी है, 1 है। सॉरी फॉर दैट, आई की वैल्यू अभी क्या हमारे पास 1 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है। चेक करते हैं, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन अभी के लिए क्या है हमारे पास, ट्रू है। अब ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, उसके बाद इसके अंदर जो भी काम लिखा होगा वो ये काम करवाएगा। काम क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रिंट कर दो अल्फा इंटर्न। तो एक बार कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, अल्फा इंटर को मैं शॉर्ट में एआई लिख रहा हूं, ठीक है। एक बार हो गया। अब तुम क्या कर दो, आई प्लस प्लस कर दो। मतलब आई में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई प्लस इक्वल टू 1। मतलब क्या है इसका, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तुम क्या कर दो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई जो अभी जो एग्जिस्टिंग आई था उसमें क्या कर दो, 1 को प्लस कर दो। तो आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब इसमें क्या कर दो, 1 को प्लस कर दो। अब 1 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब फिर से ये वापस आएगा, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है। अभी आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है, ये भी कंडीशन ट्रू है। अब ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आओ, जो लिखा है उसे प्रिंट कर दो। फिर क्या लिखा हुआ, अल्फा इंटर्न। तो फिर से क्या प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा इंटर्न एआई प्रिंट होके आ जाएगा। अब तुम क्या कर दो, फिर आई प्लस प्लस कर दो। फिर आई का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उसमें क्या कर दो, 1 को ऐड कर दो। तो आई की अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसमें एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करो, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। तो फिर से आओ, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर फिर क्या कर दो, यहाँ पे अल्फा इंटर्न तुम प्रिंट कर दो। ये कंडीशन, ये प्रोसेस हमारा होता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर से आई की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी, 4। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। फिर से आई प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीज करेगी, 5 हो जाएगी। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? लेस देन तो नहीं है, बट इक्वल टू 5 है। तो कंडीशन ट्रू है। फिर से एआई तुम क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब फिर से 5 की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू अभी हमारे पास 6 हो चुकी है। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इसके अंदर जो भी काम लिखा होगा ये नहीं होगा। अब लूप क्या हो जाएगा, वहीं पे बंद हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा हमारा, और हमें ये 5 बार लिखा हुआ प्रिंट होके मिल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारा व्हाइल लूप काम कैसे करता है। तो अभी के लिए हमने अल्फा इंटर्न को प्रिंट करवाना सीख लिया कि अगर मुझे 5 टाइम्स करवाना हो या 15 टाइम्स करवाना हो या 20 टाइम्स करवाना हो तो हम उसे कैसे प्रिंट करवाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 100। अब हमें नंबर प्रिंट करवाना है फ्रॉम 1 to 100। अब हम देखते हैं इसे हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं।
सो हम आ जाते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे मैं एक न्यू सेल ले लूंगा। अभी हमें क्या करना है, 1 से लेके 100 तक क्या करना है, हमें एक नंबर प्रिंट करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल अभी के लिए मैं i इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये कर लिया। वाइल, अब हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं वाइल लूप के लिए, ठीक है, मैंने लिख दिया वाइल। अब हमारा इसके बाद कंडीशन आता है कि हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वाइल लूप के अंदर जो भी काम लिखा हुआ तुम उसे करवाते रहो। हमारा कंडीशन क्या हो सकता है, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, ठीक है, जब तक हमारी i की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 100 है, तुम क्या करते रहो, प्रिंट करवाते रहो, किसको, i को तुम क्या करते रहो, प्रिंट करवाते रहो, एंड i को फिर 1 से इंक्रीज भी। तो ये हमने कर दिया। अब मैं जैसे ही इसे रन करवाऊंगा तो हमारा ये 100 तक प्रिंट होके आ गया यहाँ, ठीक है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है हमारा, व्हाट इज द वर्किंग, ट्राई एंड रन करके देखते हैं कि ये कोड हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। सो फिर से वही सेम चीजें होगी। अभी हमारा क्या है, i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है, तो हमने क्या करा था, वेरिएबल एज अ कंटेनर देखा था। तो i एक कंटेनर बनेगा, इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये while एक रिजर्व कीवर्ड है पाइथन में जो कि while लूप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखी है, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। अब कंडीशन क्या है कि i लेस देन इक्वल टू 100 है। अभी के लिए i की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। क्या i लेस देन इक्वल टू 100 है, तो i की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 100, हाँ ये है या नहीं है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो तुम क्या कर दो, लूप्स के अंदर आओ, प्रिंट किसको कर दो, i को प्रिंट कर दो। तो i की वैल्यू अब हमारे पास है कितनी, 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। प्रिंट हो गया, उसके बाद i प्लस इक्वल टू 1 कर दो। इसका मतलब i प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है i इज इक्वल टू i प्लस 1। अब जो हमारा एग्जिस्टिंग i उसमें क्या कर दो, 1 प्लस कर दो, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर लूप के अंदर आओ, इस i को यहाँ पे तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो। i की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये जब तक कंडीशन ट्रू होगी हमारा, ये ऐसे ही कंडीशन चेक करता जाएगा, एंड जो भी कंडीशन ट्रू होती है तो उस चीज को वो प्रिंट करता जाएगा अप टू 100। और जैसे ही इसकी वैल्यू i की वैल्यू 101 हो जाएगी, और यहाँ पे चेक करेगा i की वैल्यू अभी कितनी है, 101, तो ये चेक करेगा क्या i की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 100 है। तो हमारी i की वैल्यू कितनी है, 101, क्या लेस देन इक्वल टू 100 है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाला कोड लूप खत्म हो जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, इसमें कोई भी वैल्यू अब प्रिंट नहीं होगी। सो दिस इज द थिंग कि व्हाइल लूप काम कैसे करता है। पहले तो हम एक इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वेरिएबल बनाते हैं जिसके हम इनिशियल वैल्यू देते हैं। उसके बाद व्हाइल कीवर्ड का यूज करके इसके अंदर फिर उसके साथ क्या लिखते हैं, हम कंडीशन लिखते हैं। और वो कंडीशन जब तक ट्रू है, और इस वाले के अंदर हम क्या लिखते हैं, वो कंडीशन जब तक ट्रू है, हमें जो भी काम करवाना है वो काम हम इसके अंदर लिख देते हैं और वो चीज होती रहती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, तुम i की वैल्यू को कितने से इंक्रीज करना, अगर 1 से इंक्रीज करना है तो 1 लिख दो, अगर 2 से इंक्रीज करना है तो 2 लिख दो। इस ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे ऐसा नहीं कि हमेशा यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 1 ही लिखना है, 1 से इंक्रीमेंट करना, नो, इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम्हारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है या तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। तुम जितने रिक्वायरमेंट है, तुम जितना इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो, तुम वहां पे इसे यूज कर सकते हो। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि जैसे कि अगर हमने इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, अब इंक्रीमेंट हमारा कितना से होगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा। पहले तो क्या यहाँ पे आएगा 1 आएगा, 1 को फिर हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो 1 में अगर 2 से इंक्रीमेंट करते फिर क्या आएगा, 3 आएगा, 3 में 2 से इंक्रीमेंट करो क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब ये ऐसे प्रिंट होगा। तो मैं इसे अगर रन करवाता हूँ, देखो 1 3 5 7 2 से इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ रहा है। तो इट डिपेंड ऑन अस कि हम जैसे चाहे वैसे इंक्रीमेंट करके इसे प्रिंट करवा सकते हैं। पर लेकिन एक यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि हम बाकी जैसे C++ की बात करूँ, जावा की बात करूँ, और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे ऐसे भी यूज करते हैं। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसे हम i++ लिख के यूज, लेकिन पाइथन में हम ऐसा यूज नहीं कर सकते। तुम जैसे i++ लिख दोगे, इसको तुम रन करोगे, देखो यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, ये एरर दे देगा हमें। तो पाइथन में ये चीज हम नहीं लिखते हैं, i++ नहीं लिखते, हम i+ इक्वल टू जितना हमें इंक्रीमेंट करना है उस वैल्यू को वहां पे हम दे देते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या करना है, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एंड उसके बेसिस पे व्हाइल लूप को और इन डेप्थ में समझने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रिंट द टेबल ऑफ 19। यहाँ पे मैं 19 नहीं करता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं 19 के टेबल नहीं प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे हम कैसे करते हैं कि हम एक यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट के बेसिस पे यूजर जो भी इनपुट करेगा फॉर लाइक 2 3 5 6 19, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसका टेबल हमें प्रिंट करके दिखाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे एंड इसे सॉल्व करके देखते हैं।
तो मैं आ गया अपने VS कोड पे और यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने यूजर से इनपुट ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं n नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं इंट लूंगा एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट, फिर इसके अंदर मैं मैसेज डालूंगा, मुझे क्या लेना है, इंटर द पॉजिटिव इंटीजर, इंटर द पॉजिटिव नंबर जिसका भी तुम्हें टेबल प्रिंट करवाना है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम अगर टेबल को देखें, लाइक अगर हम टेबल को समझे कि टेबल दिखता कैसा है अभी हमारा, तो हमारा कुछ टेबल ऐसा दिखता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 2 का टेबल लिखूं, लाइक यहाँ पे क्या होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो ऐसा कुछ हमारा टेबल रहता है। तो अब तुम यहाँ पे देखना, दो चीजें हमें यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। कोई ये वाला जो नंबर है, ये 2 2 सब में कॉमन है। लाइक ये 10 तक, टेबल कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा, यहाँ ये 10 तक जाएगा। 10 तक जाने में ये 2 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लाइक ये नंबर तो फिक्स रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाली नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 8 9, ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो हमें एक नंबर लेना है जिसका टेबल प्रिंट करवाना है, वो नंबर लेना, वो तो फिक्स रहेगा एंड उसको मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर हमें 10 तक जाएगा। अब हमने पहले व्हाइल लूप में देखा था, अगर हमें नंबर प्रिंट करवाना है किसी भी स्टार्टिंग नंबर से लेके कहीं और तक, तो वो हम कैसे प्रिंट करवाते, सेम वही चीज हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि एक तो कांस्टेंट नंबर है जिसका भी टेबल प्रिंट करवाना है, वो नंबर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 2 3 4 5 6 कब तक, 10 तक हमें मल्टीप्लाई कर। बस इसी लॉजिक का यूज करके हम यहाँ पे इस चीज को प्रिंट कर रहे होंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे पहले तो एक यूजर से एक इनपुट ले लिया जिसका भी यहाँ पे उसे टेबल प्रिंट करवाना। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना लूंगा। वेरिएबल कहाँ से, i इज इक्वल टू 1, हमें क्या 1 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना, हमें 10 तक जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल i, जब तक i कहाँ तक आता है, लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। जब तक i हमारा लेस देन इक्वल टू 10 है, तुम क्या करते रहो, प्रिंट करवाते रहो, प्रिंट करवाओ। किसको प्रिंट करवाओ, अब ये n जो है हमारा, n क्या है हमारा यहाँ पे, ये यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, उसका वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा है, n में स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट करा 2, तो हमें किसका टेबल प्रिंट करवाना है, 2 का टेबल प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं n को 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो 2 हमेशा सेम ही रहेगा, n इंटू एक जो हमारे पास टेबल में नंबर आता था 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक आता था, 10 तक आता था हमारा। तो यहाँ पे हमने i को 1 से स्टार्ट करा और कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 10 तक ले जा रहे हैं। तो n इंटू हम क्या कर देंगे, i कर देंगे। और फिर i को तुम 1 से क्या करते जाओ, इंक्रीज भी तो करना है हमें, i प्लस इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं इसे जैसे ही रन करवाऊंगा तो यहाँ पे इंटर द पॉजिटिव नंबर में 2 करके इंटर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अब 2 करके जैसे ही मैंने इंटर करा, यहाँ पे 2 2 2 2 प्रिंट हो गया आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे n इंटू हमें i लिखना था, बट n इंटू 1 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, n इंटू i कर दूंगा। अब मैं इसे जैसे ही रन करवाऊंगा तो इंटर द पॉजिटिव नंबर, मैं यहाँ पे 2 प्रिंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखना हमारा टेबल प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे मैं फिर से रन करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं 3 इंटर करता हूँ तो हमारा देखना 3 का टेबल प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 19 अगर मैं यहाँ पे रन करवाऊंगा एंड यहाँ पे 19 इनपुट दे देता हूँ तो 90 का टेबल हमारे क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारा काम कर रहा है। तो ये बेसिक सा कोड था, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं और इसे समझाऊं तो ये ऐसे काम कर रहा है। लाइक पहले क्या हुआ हमारा, हमने यूजर से इनपुट ले लिया। तो यूजर से इनपुट लेने के मैंने एक n नाम का एक वेरिएबल बनाया। तो n नाम का यहाँ पे क्या हो गया, एक कंटेनर बन गया। फिर i नाम का भी एक कंटेनर बना, ठीक है, i नाम का भी कंटेनर बना। अभी के लिए इस i के अंदर कितनी वैल्यूज है हमारी, 1 है। n के अंदर वैल्यूज अभी जो यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो जैसे ये कोड चलेगा तो पहला मैसेज क्या फ्लैश होगा हमारे टर्मिनल पे, इंटर द पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे ये लिख के आएगा इंटर द पॉजिटिव नंबर जो, और इसके बाद मान लो मैंने इसमें 2 इंटर कर दिया तो n में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और i की वैल्यू 1। अब ये चेक करें क्या i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। तो i के अभी इनिशियल i की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर लिखा हुआ कोड क्या होगा हमारा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो क्या कर दो, प्रिंट n इंटू आई कर दो। तो n इंटू आई को प्रिंट कर दो। तो n की वैल्यू कितनी है, 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 से। तो कितना प्रिंट हो जाएगा हमारा, 2 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद i को 1 से इंक्रीज कर दो, i को 1 से इंक्रीज करेंगे 2 हो जाएगा। एंड फिर से ये कंडीशन चेक होगी, फिर से यही प्रोसेस हमारा रिपीट होगा एंड इसी प्रोसेस से क्या होगा, हमारा टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि क्या है हमारा, डिस्प्ले दिस AP 13579 अप टू n टर्म्स। हमें क्या करना है, इस
एपी को डिस्प्ले करना, इस एपी का प्रोग्राम लिखना है। हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है कि कितने टर्म्स तक हमें एपी को प्रिंट करवाना है, एंड जितने टर्म्स तक यूजर इनपुट देगा उतने टर्म्स तक हमें एपी को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। अब पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि एपी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 9, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये एक एपी है। अब मैंने ये पहचाना कैसे ये एक एपी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो पहला लिखा होता है, जो पहले सबसे पहला नंबर होता है, उसको हम क्या बोलता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट टर्म बोलता हूँ। ठीक है, उसको मैं फर्स्ट टर्म बोलता हूँ। जो सेकंड पोजीशन पे होता है उसको मैं सेकंड टर्म बोलता हूँ। इसी तरह ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ऐसे पूरा ये चलता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 3 5 7 9 और ऐसे ही जाता जा रहा है। अब मैं इसे पहचानूंगा कैसे, क्या ये एपी में है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म। तुम क्या करो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, तो 3 - 1 करो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, 3 इन दोनों कर लिए। अब इससे जो 5 को और 3 को इससे माइनस करो, तो 5 - 3 ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब फिर 9 और 7 को माइनस करो, कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। सो तुम अगर देखो कि हर एक अगले वाले टर्म को जब मैं पीछे वाले टर्म से माइनस कर रहा हूं, तो हमें एक नंबर मिल रहा है जो कि हमेशा सेम नंबर मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। तो अगर ऐसा होता है, हमेशा हमें माइनस करने के बाद कांस्टेंट नंबर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एन एपी। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, एपी बोलता हूँ। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको मैं जनरली एपी में ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, और दो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, ये जो 3 - 1 करा, ये 2 डिफरेंस आया, 5 - 3 करा, ये 2 डिफरेंस आया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉमन डिफरेंस बोलता हूं। ठीक है, तो इसको मैं एपी बोलता हूं एंड इनको मैं कॉमन डिफरेंस बोलता हूं। तो एपी समझ में आ गया कि एपी क्या होता है। अगर हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, वो किस में, एपी में। जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको मैं क्या बोलता हूं, ए से रिप्रेजेंट करता हूं। जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसको मैं क्या बोलता हूं, कॉमन डिफरेंस बोलता है, उसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये बेसिक्स हुआ एपी का। अब मुझे इसी बेसिक्स का यूज करके मुझे इस एपी का प्रोग्राम लिखना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्या करता हूं, पहले तो एन क्या करूंगा, एक यूजर से इनपुट ले लूंगा। एन को मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा। अब यूजर से क्या, एन मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मान लो यूजर ने n = 3 दिया, तो मुझे क्या करना होगा, इस वाले एपी के फर्स्ट 3 टर्म को प्रिंट करवाना है। तो इसके बेसिस पे अगर n = 3 है, तो इसका फर्स्ट 3 टर्म देखो, पहला फर्स्ट 1 3 5, तो ये पहला फर्स्ट 3 टर्म ये है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, 1 3 5 प्रिंट होकर आना चाहिए। अगर यूजर ने n = 4 दिया, तो फर्स्ट 4 टर्म को हमें प्रिंट करना, मतलब 1 3 5 और 7 तक ये हमारा प्रिंट होके आना चाहिए। 1 3 5 और 7 तक ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। ये तो n को हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। उसके बाद हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं क्या क्या करेंगे। डायरेक्ट कोड पे आते हैं, कोड लिखते हैं एंड फिर हम उसे समझते हैं उसका लॉजिक क्या वहां पे बन रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ पे एक मैं न्यू सेल ले लेता हूँ एंड पहला काम क्या था, हमें एक n वेरिएबल बनाना है और उसमें यूजर से इनपुट लेना है। तो n नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे int टाइपकास्टिंग कर दी, इनपुट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, मतलब a नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब इसके अंदर मुझे जो एपी प्रिंट करवानी है उसका फर्स्ट टर्म इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। अब हमें जो एपी प्रिंट करवानी थी वो क्या थी हमारी, मैं यहाँ पे इसको कमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा जो भी एपी था वो था हमारा 1 3 5 7 और ये ऐसे ही चलता जा रहा था, हमारा ऐसा ही जाता जाता। तो ये हमारा एपी है। ठीक है, तो पहला काम क्या करूंगा, पहले n क्या करूंगा, मैं यूजर से इनपुट लूंगा। उसके बाद मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एपी की जो फर्स्ट टर्म है उससे स्टोर करूंगा। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे यहाँ पे 1, तो इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जो लूप्स के अंदर जो वेरिएबल यूज करते हैं उसको डिफाइन करना। तो मैं i नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको अभी के लिए 1 से स्टार्ट कर दूंगा, उसके अंदर 1 एक वैल्यू दे दी। उसके बाद मैं while लूप का यूज करूंगा, वाइल कीवर्ड का यूज करूंगा। इसके बाद मैं कंडीशन लिखूंगा, जब तक i की वैल्यू लेस देन n है, जब तक i की वैल्यू लेस देन n है, तुम क्या करते जाओ, प्रिंट कर दो, प्रिंट करते जाओ। किसको प्रिंट करो, a को तुम प्रिंट करो। ठीक है, एंड उसके बाद तुम क्या करो, a को इंक्रीज कर दो। कितने से a को इंक्रीज करना है, a प्लस इक्वल टू
अब देखना ए को हम किस नंबर से इंक्रीज करेंगे, वो होगा इनका एपी का कॉमन डिफरेंस। तो एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 को 1 में माइनस करा था 2 आया था, 5 को 3 से माइनस करो 2 आएगा, 7 को 5 से माइनस करो 2 आएगा। तो ए को हमेशा कितने से इंक्रीमेंट करना है, जो भी एपी का हमारा कॉमन डिफरेंस होगा उससे इंक्रीमेंट करना है। तो ए प्लस इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। और आई को 1 से इंक्रीज कर दो, आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा कोड कंप्लीट होता है। अब मैं इसे जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पे बोलेगा कि इंटर द नंबर ऑफ टर्म। तो ठीक है, मान लो 1 3 5, मैं फर्स्ट 3 टर्म को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं 3 डाल दूंगा। अब मैं इसको जैसे ही करूंगा, ठीक है, ये 1 3 5, ओके। यहाँ पे हम अगर 1 3 5 1 3 ही आ रहा है, तो अगर मुझे 1 3 5 तक आना है तो लेस देन इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एन कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब ये हमारा जाएगा, तो अब मैं रन करवाता हूँ फर्स्ट 3 टर्म, तो 1 3 5 हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। सो दिस इज द कोड। अब मैं इस कोड को तो मैं ड्राई एंड रन करता हूँ, समझाता हूँ कोड वर्क कैसे कर रहा है यहाँ पे, ओके। सो पहला देखो, पहला लाइन हमारा, जैसे ये कोड मैं रन करूंगा, पहला लाइन हमारा ये वाला रन होगा। ये एन नाम का एक वेरिएबल, जैसे मैं इसे रन करूंगा पहले, तो क्या एन नाम का एक क्या होगा, हमारा कंटेनर बनेगा, ठीक है। अब मैं जैसे ये कोड रहूंगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। ये क्या कर रहा है, हमारे जो हमारा टर्मिनल है उस पर क्या मैसेज प्रिंट करके आएगा, इंटर द नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होकर, मान लो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये क्या हमारा आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा, इंटर द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैंने 3 इंटर कर दिया, ठीक है, तो n के अंदर क्या वैल्यूज आ जाएगी, 3 वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद a नाम का भी एक डब्बा बनेगा, मतलब एक नाम का एक कंटेनर बनेगा जिसके अंदर 1 होगा, एंड i नाम का भी एक कंटेनर बनेगा जिसके अंदर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है। अब ये चेक करेगा क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। अभी के लिए i की वैल्यू क्या हमारी 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 3 है, क्या i 1 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, तुम क्या करो, a को प्रिंट करवा दो। a में अभी कितनी वैल्यू, अभी हमारे a के अंदर 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करवा दो। उसके बाद ये क्या बोलता है कि a को प्रिंट करवाने के बाद a को तुम क्या कर दो, 2 से इंक्रीज कर दो, a को 2 से इंक्रीज कर दो। अभी के लिए यहाँ पे कितनी वैल्यू 1 थी, अब 1 को अगर 2 से इंक्रीज करना तो हमारा कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। और i को क्या कर दो, 1 से इंक्रीज कर दो, तो i हमारा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब फिर से तुम यहाँ पे आओ, लूप के फिर से यहाँ पे आओ, फिर से कंडीशन चेक करो, क्या i लेस देन इक्वल टू n है, तो i की वैल्यू अभी कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। क्या 2 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। फिर से अंदर आओ, a को प्रिंट कर दो, a की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या कर दो तुम, a को 2 से इंक्रीज कर दो, 3 को 2 से इंक्रीज करें कितना, 5 हो जाएगा हमारा। फिर i को 1 से इंक्रीज कर दो, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब फिर से यहाँ पे आओ, कंडीशन चेक करो, फिर से वापस जाओ और कंडीशन चेक करो, क्या i लेस देन इक्वल टू n है, i की वैल्यू अभी क्या है हमारी, यहाँ पे i की वैल्यू 3 है, क्या 3 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से आओ तुम, a को प्रिंट कर दो, a की वैल्यू अभी हमारी कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो 5 को प्रिंट कर दो। फिर a को 2 से इंक्रीज कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर i को 1 से इंक्रीज कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब फिर से कंडीशन चेक करो, क्या i हमारा i लेस देन इक्वल टू n है, i की वैल्यू कितनी है, 4 है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो हमारा फिर से कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा। कंडीशन में क्या है, पहले i लेस देन इक्वल टू n, i की वैल्यू अभी क्या है हमारी, यहाँ पे i की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, 4 क्या लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है हमारी, n की वैल्यू अभी के लिए हमारी कितनी है, यहाँ पे 3 है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं, ये कंडीशन बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप्स के अंदर जो भी लिखा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप हमारा खत्म होगा और हमें आउटपुट में 1 3 5 यहाँ पे ये मिलके आ जाएगा। सो ये कोड ऐसे रन कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ एंड तो मैं बोलता हूँ हमें ये एपी ना प्रिंट करके एक न्यू एपी प्रिंट करवानी है, अब उसे हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एपी को चेंज करता हूँ। अभी के लिए मैं एपी ले लेता हूँ 6 10 14 18 22 और ये ऐसे पूरा चलता जा रहा है। अब ये एपी प्रिंट करवानी है। अभी तुमने सीख लिया कि एपी हम प्रिंट कैसे, अब कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, बस छोटा सा चेंज करना, हमारा पूरा एपी प्रिंट होके आ जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ये एन वाला पार्ट सेम ही रहेगा, इनपुट वाला पार्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ए के अंदर तुम्हें क्या डालना है, जो एपी का फर्स्ट टर्म है वो ए के अंदर डाल। अब इस वाले एपी में देखो, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, 6 डालूंगा, ओके। अब
आई को हमारा फिक्स था, आई को 1 से ही स्टार्ट करना और ये कंडीशन भी सेम रहेगी और प्रिंट भी आई होगा, प्रिंट भी ए होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, a प्लस इक्वल टू 2, यहाँ पे हमें कितना इंक्रीमेंट किस हिसाब से देना था, जो भी इस AP का कॉमन डिफरेंस था उसकी वो इंक्रीमेंट यहाँ पे देनी थी। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, 6 माइनस 4, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 होगा, 14 माइनस 10 कितना होगा, 4 होगा, 18 माइनस 4 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, 4 डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला इंक्रीमेंट सेम ही रहेगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूं, यहाँ बोलता है इंटर द नंबर ऑफ टर्म, तो अगर मुझे फर्स्ट सेकंड 10 6 10 14 फर्स्ट 3 टर्म प्रिंट करवाना तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा एंड इसको इंटर करूंगा। देखो 6 10 14 हमारा प्रिंट होके आ चुका है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हम कोई भी AP चाहे तो उसे हम इजिली, बहुत ही कम लेस कोड में हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले दी जीपी। हमें क्या करनी, इस जीपी का प्रोग्राम लिखना। अब जीपी क्या होता है, जैसे हमने AP में क्या करा था कि 1 3 5 7 हर एक आगे वाले टर्म्स में कुछ नंबर ऐड अप होते जाते थे और ये AP बन जाता था। सेम मैनर में जीपी क्या हो रहा है, यहाँ पे जीपी क्या होता है, जीपी में क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर क्या होता है यहाँ पे ऐड हो रहा था, लेकिन जीपी में क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 2 4 8 16 32, तो ये क्या है, जीपी है। देखो 1 था हमारा, ठीक है, पहला टर्म 1 था। अब इसमें हमने क्या कर दिया, 1 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना बन गया, 2 बन गया। फिर जो हमारा 2 आया उसमें हमने क्या कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना हो गया, ये 4 बन गया। फिर जो 4 आया, 4 में हमने कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा अगला टर्म 8 बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर हर एक अगले टर्म में क्या होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जीपी का कोड लिखना तो हम कोई भी नया कोड नहीं लिखेंगे, जो हमने AP का कोड लिखा था उसमें बस छोटा सा चेंज करेंगे एंड हमारा जीपी का कोड लिख के आ जाएगा। तो हम आ गए अपने VS कोड पे, हम यहाँ पे अपना जीपी का कोड कंप्लीट करते हैं। देखो अभी हमारा जीपी क्या प्रिंट करवाना था, 1 2 4 काइंड 1 था हमारा 1, फिर था हमारा नेक्स्ट टर्म था 2, फिर नेक्स्ट टर्म था हमारा 4, फिर नेक्स्ट टर्म था हमारा 8 एंड फिर नेक्स्ट टर्म था हमारा 16। या सो तुम ये मत समझना कि ये 2 का टेबल है। 2 का टेबल जनरली फॉर्म हो गया, और भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये मत समझना कि हम 2 का टेबल प्रिंट करवाना, हम जीपी प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और भी कोई नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा, एन भी सेम रहेगा। अब ए के अंदर हमें क्या डालना था, हमें फर्स्ट टर्म डालना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 डाल दूंगा। आई तो वहीं से स्टार्ट होगा, कंडीशन भी यही रहेगी, ए ही प्रिंट होगा। यहाँ जो हमारा था a प्लस इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर AP में एड अप होते जा रहे हैं तो यहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे, लेकिन अब जीपी में हमारा क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। हर एक अगले वाले टर्म में कोई एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ऐड के जगह हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, जो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 में कितना मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 में कितना मल्टीप्लाई हुआ, 4 मल्टीप्लाई, 4 में कितना मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो एक कितना बन गया, 8। तो एक कांस्टेंट नंबर कितना 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसे रन करवाऊंगा तो ये बोलेगा इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लो फर्स्ट 1 2 4 फर्स्ट 3 टर्म को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं 3 यहाँ पे इंटर करूंगा एंड इसको यहाँ पे रन कर दूंगा। तो क्या हो गया, 1 2 4 हमारा प्रिंट होके आ गया। तो दिस इज द वे हाउ वी प्रिंट अ जीपी। तो आज के इस सेक्शन में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन को समझ रहे होंगे कि देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है यहाँ पे। सो अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे बिना ब्रेक स्टेटमेंट के, एंड फिर देखेंगे बिना ब्रेक स्टेटमेंट के उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो क्यों आ रही है, एंड उसको फिर हमें पता चल पाएगा कि हमें ब्रेक स्टेटमेंट की नीड क्यों है एंड उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने VS कोड पे। तो पहले चलने से पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अभी के लिए हमारा क्वेश्चन ये होने वाला है कि वी नीड टू प्रिंट कंपोजिट नंबर, वी नीड टू प्रिंट कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, यूजर से एक नंबर हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, एंड वो जो नंबर इनपुट होगा हमें उस नंबर को बताना है कि ये कंपोजिट
कंपोजिट है या नहीं है, ये बताना हमें। ये जो प्राइम नंबर वाला है इसको आपको होमवर्क में मिल रहा होगा, आपको खुद से करना है, ये सारे क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। यू विल गेट दैट क्वेश्चन इन योर वर्कशीट, वहां पे आपको खुद से करना है। मैं यहाँ पे आपको कंपोजिट नंबर समझाता हूँ ये होता क्या है। सो अभी के लिए अगर मैं नंबर को बोलूँ तो मैंने एक बोला, एक है हमारा कंपोजिट नंबर एंड एक को बोला एक है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को हम समझते हैं। कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि ऐसे नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं जो एक तो खुद से डिविजिबल है एंड 1 से डिविजिबल है, उसके बाद भी कोई ऐसा नंबर है जिससे वो डिविजिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 लूँ, 4 की बात करूं तो ये 1 से तो डिविजिबल है, ऑफकोर्स सारे नंबर ही होते हैं। खुद से 4 से भी डिविजिबल है, हाँ खुद से भी डिविजिबल है। उसके बाद ये 2 से भी डिविजिबल है। सो देखो इस नंबर के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये 1 से भी डिविजिबल, 1 से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है, ये तो सारे नंबर होते हैं। इन दोनों के अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंपोजिट नंबर बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो ये तो 1 से भी डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा, ये सारे नंबर होते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा भी किससे डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट्स अ कंपोजिट नंबर। जो कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल तो होता ही है, खुद से भी डिविजिबल होता है, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर है जिससे वो डिविजिबल है, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंपोजिट नंबर बोलूंगा। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो कोई भी एक ऐसा नंबर, जैसे मैं 3 की बात करूं, ये किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इसके अलावा तुम कोई भी नंबर ले लो ये डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइम नंबर बोलूंगा। और ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से तो सारे नंबर डिविजिबल होते ही हैं सारे नंबर, उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल है उसको क्या मैं बोलूंगा, कंपोजिट नंबर वहां पे बोलूंगा। अब मैं कंपोजिट नंबर का कोड करता हूं एंड फिर समझते हैं इस कोड में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैं आ जाता हूं अपने VS कोड पे एंड यहाँ पे मैं इसको कोड करता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक यूजर से क्या करता हूं, इनपुट ले लेता हूं। तो एन नाम का मैं एक वेरिएबल बना लिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे इंट इनपुट इंटर द नंबर। तो यहाँ पे मैं यूजर से इंटर द नंबर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक i नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं। i को मैं 2 से स्टार्ट करता हूं। अब मैंने 2 से क्यों स्टार्ट करा, इसे 1 से भी स्टार्ट कर सकता था, 0 से भी स्टार्ट कर सकता था, नहीं ऐसा मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि कोई भी, अभी हम किसका प्रोग्राम लिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर का प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब तुम कोई भी नंबर उठा लो वो तो 1 से डिविजिबल होता ही होता है, तो वो तो हमें चेक करना ही नहीं। हमें करना है कि 1 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल है तो हमें वहां पे क्या, तो हमें क्या बताना, तब वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। इसीलिए हमने 1 से स्टार्ट नहीं करा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, व्हाइल लूप। तो व्हाइल i लेस देन इक्वल टू n-1, i लेस देन इक्वल टू n-1। अब फिर से यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे हमने ये क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे n-1 क्यों रखा, i लेस देन इक्वल टू n क्यों नहीं रखा, बिकॉज हमने पहले डिस्कस करा था कोई भी नंबर 1 और खुद से तो डिविजिबल होता ही होता है, उसके अलावा हमें चेक करना है। तो कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल है तो 1 को मैंने स्किप कर दिया, 2 से स्टार्ट करा। और कोई भी नंबर हम n इनपुट ले रहे हैं तो n से डिविजिबल तो होगा ही, तो सिर्फ मुझे n-1 तक ही जाना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक इफ कंडीशन लिखूंगा। इफ के अंदर क्या लिखूंगा कि अगर n जो हमने इनपुट करा है मॉडुलस i, अगर n मॉडुलस i इक्वल टू 0 है तो तुम क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट इट्स अ कंपोजिट नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये प्रिंट करवा दो। और तुम क्या करो, i को इंक्रीज कर दो, कितने से, 1 से तुम क्या कर दो, i को इंक्रीज कर दो, i प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। लेकिन अभी इस कोड में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इसको हम रन करवाते फिर हमें पता चलेगा। ठीक है, मैं इसे रन करवाता हूँ एंड यहाँ पे इंटर द नंबर बोला, तो अभी के लिए मैं 12 इंटर कर देता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, ये देखो तुम, ये 4 बार प्रिंट होके आ रहा है, इट्स अ कंपोजिट नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। ऐसा क्यों, ये 4 बार क्यों प्रिंट होके आ रहा है। तो अब हम इसका ड्राई एंड रन करते हैं, फिर हमें पता चलेगा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे ही हमारा पहला लाइन रन हो, पहले ये वाली लाइन रन होगी, तो ये वाला लाइन जैसे ही रन होगा हमारा क्या होगा, एक n नाम का वेरिएबल बनेगा, मतलब n नाम का एक कंटेनर बनेगा। फिर हमारा क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, इंटर द नंबर। तो मान लो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है जिसपे हमें आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, इंटर द
नंबर। तो मान लो अभी के लिए हमने 12 यहाँ पे इंटर कर दिया, तो n के अंदर क्या वैल्यूज आ जाएगी, n के अंदर 12 एक वैल्यूज आ जाएगी। फिर i इज इक्वल टू 2, तो i नाम का भी एक कंटेनर बनेगा जिसके अंदर 2 अभी के लिए एक वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद while अब ये कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू n-1, क्या i की वैल्यू n-1 से छोटी है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करो, i की वैल्यू क्या है अभी हमारे 2 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू n-1, n की वैल्यू कितनी है 12 है, n-1 करेंगे कितना 11 होगा, क्या 12 लेस देन 11 है, हाँ है बिल्कुल है। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू हुई तो लूप के अंदर जाओ, तो लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 12 है, क्या 12 मॉडुलस i की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, इक्वल टू 0 है। क्या जब हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर 0 आता है। ये मॉडुलस क्या होता है, ये रिमाइंडर चेक करता है क्या रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हमारा रिमाइंडर 0 आता है, हाँ आता है। ये कंडीशन ट्रू है, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ के अंदर लिखा हुआ जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखा, इट्स अ कंपोजिट नंबर, तो हमारा क्या एक बार प्रिंट होकर क्या आ गया यहाँ पे हमारा आउटपुट में, इट्स अ कंपोजिट नंबर। अब फिर से क्या करो, i को तुम 1 से इंक्रीज कर दो, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पे आओ और फिर से कंडीशन चेक करो, i लेस देन इक्वल टू n-1, i की वैल्यू अभी कितनी है 3 है, क्या 3 लेस देन इक्वल टू n-1, 12 - 1 11, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 11 है, हाँ है। फिर से कंडीशन ट्रू हुई, फिर से अंदर आओ, इसके अंदर आओ, चेक करो क्या n मॉडुलस i इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू अभी हमारे पास है कितनी 12 है, क्या 12 मॉडुलस i की वैल्यू कितनी है 3 है, क्या n मॉडुलस i इक्वल टू 0 है, क्या मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, हाँ आता है। ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अब इफ के अंदर जो लिखा है उसको प्रिंट कर दो, तो क्या लिखा है इट्स अ कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट होके आ गया इट्स अ कंपोजिट नंबर। फिर से i को क्या कर दो 1 से इंक्रीज कर दो, तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब फिर से ये यहाँ पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 लेस देन इक्वल टू n-1 है, तो 4 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू अभी के लिए हमारे पास क्या है 12 है, 12 - 1 कितना होता है 11, तो क्या 4 लेस देन इक्वल टू 11 है, हाँ है। ये कंडीशन ट्रू है। अब फिर से इसके अंदर आओ, इफ की कंडीशन चेक करो, क्या n मॉडुलस i इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी है 12 है, क्या 12 मॉडुलस i की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास 4 है, 4 इक्वल टू 0 है, क्या मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा। तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हुई। अब इसके अंदर जाओ, यहाँ पर जो प्रिंट इसके अंदर जो लिखा वो प्रिंट कर दो, तो क्या लिखा इट्स अ कंपोजिट नंबर, तो थर्ड टाइम हमारा क्या प्रिंट होकर आ गया इट्स अ कंपोजिट नंबर। फिर से i को क्या कर दो 1 से इंक्रीज कर दो, तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब 5 हो गई। अब फिर से यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू n-1 11 के बराबर है, हाँ है बिल्कुल है। तो फिर से ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इसके अंदर जाओ, इफ के अंदर जाओ, इफ का कंडीशन चेक करो, क्या n की वैल्यू कितनी है 12, क्या 12 मॉडुलस i की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 इक्वल टू 0 है, क्या मैं 12 को 5 से डिवाइड करूंगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आता है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये वाली चीज प्रिंट नहीं होगी। फिर से i की वैल्यू कितनी होगी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू क्या 6 लेस देन इक्वल टू n-1 है, तो 6 लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, तो 12 - 1 11 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो फिर इसके अंदर जाओ, इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करो, इफ में क्या n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी है अभी हमारे पास 12 है, क्या 12 मॉडुलस i की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0 है, क्या मैं 12 को जब 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा। तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे इफ की कंडीशन ट्रू हुई, इसके अंदर जाओ और जो लिखा है उसे प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट होके आ गया इट्स अ कंपोजिट नंबर। अब फिर से क्या कर दो i+1 कर दो 7 कर दो। अब 7 में भी चेक होगा, तो 7 में भी चेक होगा, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है ये 4 बार इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि जो हमने नंबर इनपुट करा है ना 12, उसके कितने फैक्टर है 4 फैक्टर है, उसके कितने फैक्टर है 4 फैक्टर है, इसीलिए ये कितने बार प्रिंट हुआ है 4 बार प्रिंट हो रहा है हमारा। मैं क्या चाहता हूं अभी के लिए आप इसे फिर से खुद से ड्राई रन करोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे 4 बार क्यों प्रिंट होके आ रहा है।
क्योंकि अगर मैं बात करूं i इज इक्वल टू 2 से लेके हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से लेके और कहाँ तक जाएगा हमारा n-1 तक। n की वैल्यू हमने कितनी दी थी यहाँ पे 12 दी थी, तो 12 - 1 कितना होगा 11 होगा। तो i कहाँ तक चलेगा, 2 से लेके 11 तक चलेगा। तो 2 से 11 के बीच में हमारा जो 12 है, 12 एक नंबर है, उसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो 2 से लेके 11 के बीच में 12 के कितने फैक्टर है हमारे पास, 4 फैक्टर आ रहे हैं। तो 4 फैक्टर आने की वजह से ये कितने बार प्रिंट हो रहा है हमारा, 4 बार प्रिंट होके आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को हमें सही करना है। सही का मतलब हो गया कि ये 4 बार प्रिंट होके ना कितनी बार प्रिंट होके आए, एक बार ही प्रिंट होके आए, चाहे उसके 4 फैक्टर हो, चाहे 5 फैक्टर हो, चाहे 7 फैक्टर हो, डजेंट मैटर, वो कितनी बार प्रिंट होके आए, एक ही बार प्रिंट होके आए। तो इस कंडीशन में मैं क्या यूज करूंगा, इस कंडीशन में यूज करूंगा ब्रेक स्टेटमेंट का। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ पे आऊंगा, सिर्फ यहाँ पे आऊंगा एंड यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ब्रेक। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्रेक। अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करता हूँ, ठीक है, अब इंटर नंबर, पिछले बार हमने क्या डाला था, 12 डाला था, तो 4 बार प्रिंट हो। फिर से मैं 12 डालता हूँ, देखो अब कितने बार प्रिंट होकर आ रहा है, इट्स अ कंपोजिट नंबर, एक ही बार प्रिंट होकर यहाँ पे ये आ रहा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जैसे ये वाली लूप चलेगी और जैसे ये कंडीशन हिट होगी, इसके अंदर का कोड हमें क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद ब्रेक लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है इसे प्रिंट करो एंड उसके बाद ये जो पूरा लूप लिखा हुआ है ना, इससे ही तुम क्या कर दो, खत्म कर दो, लाइक इसके बंद कर दो, अब इसे चलाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द थिंग ब्रेक, कि तुम पूरे लूप को ही क्या कर दो, ब्रेक कर दो। यहाँ पे जैसे ये कंडीशन हिट होती है, तुम पूरे लूप को क्या कर दो, यहाँ पे ब्रेक कर दो। तो यही यूज होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का। अगर मैं ब्रेक यहाँ पे नहीं डालता तो उसके जहां से लूप स्टार्ट हो रहा है जहां तक जा रहा है उसके बीच में जितने भी फैक्टर होते उतनी बार ये इट्स अ कंपोजिट नंबर यहाँ पे प्रिंट होके आता। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे ये वाली कंडीशन हिट होती है, तुम पूरे लूप को क्या कर दो, हटा दो, पूरे लूप को टर्मिनेट कर दो, बंद कर दो, ब्रेक कर दो। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम समझते हैं कि पाइथन में हमारा कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट कैसे काम करता है। इसको हम सिंपल एक एग्जांपल लेंगे एंड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू सेल ले लिया। अब इसके अंदर मैं एक कोड लिखता हूँ। मैंने क्या करता है, आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको 1 उसमें एक वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करूंगा, व्हाइल लूप का यूज करा और उसमें एक कंडीशन दे दिया, जब तक i <= 10 है तब तक तुम काम करते रहो। कंडीशन जब तक ये, इसमें मैं क्या करता हूँ, इफ कंडीशन लगता है, इफ i = 5 है, जैसे ही i की वैल्यू 5 के बराबर या होती है, तुम क्या कर दो, i को i + = 1, i को 1 से इंक्रीज करो एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये कर दिया मैंने। एंड उसके बाद तुम प्रिंट कर दो i को एंड फिर i + 1 कर दो। अब देखना ये कोड मैंने लिखा है। अब इस कोड को रन करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट बेसिकली करता क्या है। तो मैं इसे जैसे ही रन करता हूँ, देखो हमारे पास सारी चीजें प्रिंट होके आ गई। बट यहाँ पे आउटपुट में तुम एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे क्या आ रहा है कि सारी चीजें तो हमारे प्रिंट होके आ रही है 1 से, बट एक चीज स्किप हो गई है। क्या स्किप हो गई है? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। अरे यहाँ पे 5 नहीं आया, 5 स्किप हो गया। अब ये कैसे हुआ? तो यहीं पे हमारा कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट होता है, ये यही काम करता है। ये क्या काम करता है, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा i, तो i नाम का एक क्या हो गया, हमारा कंटेनर बन गया, जिसके अंदर क्या वैल्यूज आ गई हमारी अभी के लिए, i के अंदर 1 वैल्यूज आ गई। अब ये कंडीशन हमारा जब तक ट्रू होगा वो तक चलता रहेगा, मतलब 1 से लेके ये 10 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने इफ कंडीशन लगाई, जैसे ही i की वैल्यू 5 होती है, जैसे ही i की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, तुम क्या करो, i को 1 से इंक्रीज कर दो, i + = 1, i को 1 से इंक्रीज, उसके बाद कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाली कंडीशन हिट करे ना, जैसे ये वाली कंडीशन हिट करे, इसे तुम छोड़ दो, इसे तुम हटा दो, इसको प्रिंट ही मत करो, इसको स्किप कर दो। उसके बाद तुम क्या करो, प्रिंट i कर दो एंड i++ करते जाओ, वहां पे i को इंक्रीमेंट करते जाओ। तो ये यूज होता है हमारा कंटिन्यू का। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर आइटरेशन को बस स्किप कर देता है, उस पर्टिकुलर
आइटरेशन को हमारा क्या करता है, वो स्किप करता है जहां पे हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट लगाते हैं। और ब्रेक क्या करता था, ब्रेक क्या करता था, जैसे ही वो कंडीशन हिट होती थी वो पूरे लूप को ही वहां से खत्म कर देता था। लेकिन ये क्या करता है, ये पूरे लूप को खत्म नहीं करता, ये बस एक जो पर्टिकुलर जिस आइटरेशन पे, जिस कंडीशन पे हमने वो चीज लगाई है कंटिन्यू, बस उसको क्या करेगा, ये स्किप कर देगा, बाकी एज इट इज हमारा लूप चलता रहेगा। जैसे कि मैंने i इज इक्वल टू 5 पे लगाई, जैसे ही i इज इक्वल टू 5 होता है, i को 1 से इंक्रीज करो एंड कंटिन्यू कर दो, मतलब i की वैल्यू जैसे ही ये होती है उसको तुम क्या कर दो, इस i की वैल्यू जैसे ही 5 होती है उसको क्या करो, तुम स्किप कर दो। तो देखो हमारा ये आउटपुट में हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, लेकिन 5 हमारा नहीं आया, 5 को इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो ये काम होता है हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट का। तो इस वाले सेक्शन में हमने सीख लिया है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, उसका क्या काम होता है, उसके बेसिस पे हमने क्या करे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके हमने वहां पे सीखा और कंटिन्यूस स्टेटमेंट को भी हमने सीख लिया। अब इसके बेसिस पे आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपके वर्कशीट में, जिसको आपको कंप्लीट करना है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो रही होगी। तो आज के इस सेक्शन में हम समझने वाले हैं फॉर लूप को। अब फॉर लूप जब हम बात करते हैं पाइथन में, तो इसका सिंटैक्स और बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा अलग हो रहा होता है। एंड इसमें हम पहला चीज जो देखेंगे, हम फॉर लूप का कैसे यूज करते हैं, बाय यूजिंग रेंज फंक्शन, कि हम रेंज फंक्शन का यूज करके कैसे हम फॉर लूप का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप को समझने से पहले हम पहले रेंज फंक्शन को समझ लेते हैं कि हमारा रेंज फंक्शन जो होता है वो काम कैसे करता है। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे और रेंज फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। और एक बार हमारा रेंज फंक्शन क्लियर हो गया तो हमें आगे फॉर लूप समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और जब हम फॉर लूप का यूज करते हैं, इसका दो वे में हम यूज कर रहे होते हैं, एक तो रेंज फंक्शन का यूज करके, और दूसरा हम इसका यूज करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी पे ट्रैवर्स करने के लिए। ट्रैवर्स का मतलब होता है उस पर लूपिंग करने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो रेंज फंक्शन, वो तो हम अभी क्लियर कर लेंगे। जो हमें ट्रैवर्स वाला पार्ट बचेगा, इसको हम जब हम डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं उस टाइम में हम ये वाली फॉर लूप का ये वाला पार्ट वहां पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने, और इसमें मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। वाइल लूप तो हमारा हो गया था, मैं यहाँ पे फॉर लूप डॉट IPYNB, ठीक है, ये मैंने बना लिया। तो पहले हम इसमें समझते हैं हमारा कि ये रेंज फंक्शन काम कैसे करता है। तो यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना पड़ता है रेंज, और इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूज देनी पड़ती है। तो रेंज के अंदर जो होता है हमेशा 3 वैल्यूज हमें पास करनी होती है। तो इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं रेंज फंक्शन की, तो रेंज फंक्शन के लिए हमें एक रेंज कीवर्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ क्या डालनी पड़ती है, वैल्यूज डालनी पड़ती है। अब इसके अंदर जो हम वैल्यूज डालते हैं वो 3 वैल्यूज डालते हैं। कितनी वैल्यूज डालते हैं, 3 वैल्यूज डालते हैं। और वो वैल्यूज क्या 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 होती है, एक तो हमारा होता है स्टार्ट, कि लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। जो पहली वैल्यूज यहाँ पे डलेगी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं 1 डाल देता हूँ, तो 1 क्या हो गया, हमारा स्टार्ट वैल्यू हो गया, लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। दूसरी वैल्यू हमारी होती है यहाँ पे कंडीशन, कि कंडीशन क्या होगी। कंडीशन का मतलब है जैसे हम व्हाइल लूप में लेस देन 5 लेस देन 6 लिखते थे, ये कंडीशन होती थी। तो पहला जो वैल्यू हम डालेंगे वो क्या होगा, स्टार्ट होगा, और इसके बाद जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, तो ये क्या है, हमारी कंडीशन है। उसके बाद होता है हमारा इंक्रीमेंट, लास्ट क्या होता है हमारा इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 डाल दिया तो हमारा लूप कितने से इंक्रीमेंट होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा। अभी के लिए हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए हमें ये पता चला कि रेंज फंक्शन के अंदर हम 3 वैल्यूज डालते हैं। एक तो हम स्टार्ट डालते हैं, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। दूसरी जो वैल्यू होती है वो हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन का मतलब वो कहाँ तक जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जो हम डालते हैं वो क्या होता है, हमारा इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने यहाँ पे रेंज फंक्शन लिखा, ठीक है, यहाँ पे रेंज फंक्शन लिखा, और इसके अंदर हमने क्या डाल दी, एक ही वैल्यू डाली 5। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी के लिए हमने रेंज फंक्शन लिखा है और इसके अंदर एक ही वैल्यू डाल दी है। तो जो हम एक वैल्यू डालते हैं ये क्या होता है, ये हमारा कंडीशन होता है। कंडीशन का मतलब होगा ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा एंड 5 तक ना जाके कहाँ तक जाएगा, ये एक कम 4 तक जाएगा। ये तो 0 से कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। अगर एक वैल्यू हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हमने लिखा है तो वो क्या हो जाती है, कंडीशन। और यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखा है तो ये कहाँ तक जाएगा, एक कम 4 तक जाएगा। और अब यहाँ पे आता है कि ठीक है, कंडीशन तो यहाँ पे आ गई, अब स्टार्ट और इंक्रीमेंट का क्या। तो स्टार्ट जब भी हम एक वैल्यू लिखते हैं रेंज के फंक्शन, तो स्टार्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। स्टार्ट 0 से होगा वो, एंड कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 उससे एक कम तक 4 तक जाएगा। और इंक्रीमेंट भी हमारा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो एक बात हमें समझ में आएगी, जब भी रेंज फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू लिखते हैं
तो उस केस में जो वो एक वैल्यू 5 या 4 जो भी लिखा वो हमारा क्या हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। कंडीशन का मतलब वो लूप कहाँ तक चलेगा। और स्टार्ट और इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कितना 0 हो जाएगा और इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पहले इस वाले को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे। तो हम यहाँ पे आ गए। तो हमें फोर लूप लिखना है। तो फोर लूप बनाने के लिए पहला हम फोर कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक वेरिएबल देते हैं। वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे n दे देता हूँ, फोर n। उसके बाद इन रेंज फंक्शन लिखेंगे। एंड इसके अंदर अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक वैल्यू अगर डालते हो, फॉर एग्जांपल अभी हमने 5 इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हमारा फोर लूप हो गया। और यहाँ पे मैं कोलन दूंगा। कोलन के बाद इसके अंदर मैं लिखूंगा वो काम लिखूंगा जो मुझे करना है। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करूंगा, मैं n को प्रिंट करूंगा। यहाँ पे n को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फोर लिखा। फोर क्या है, कीवर्ड है फोर लूप चलाने के लिए। एंड हमने क्या लिया, वेरिएबल लिया। और इन रेंज 5 लिखा है। और इसके अंदर जो भी ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यू हमारी स्टोर होके आएगी। तो इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ, अभी के लिए हमने क्या समझा था कि जब भी हम एक वैल्यू लिखते हैं रेंज के अंदर एक वैल्यू लिखा है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इंक्रीमेंट कितना से होता है, 1 से इंक्रीमेंट होगा। और वो जाएगा कहाँ तक, यहाँ पे 5 लिखा है तो कहाँ तक जाएगा, वो 4 तक जाएगा। तो यहाँ पे 0 से लेके 4 तक हमें प्रिंट होना चाहिए। तो मैं इसे जैसे ही रन करता हूँ तो देखो 0 से लेके कहाँ तक हमें प्रिंट हो रहा है, 4 तक प्रिंट होके आ रहा है। जब हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी है, 1 वैल्यू लिखी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि अभी के लिए हमने रेंज के अंदर एक ही वैल्यू डाली थी। अब रेंज के अंदर हम 2 वैल्यू डाल के देखते हैं और देखते हैं हमारा क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एन इन रेंज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 5, ठीक है। बोला प्रिंट, मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखना 1 से लेके ये कहाँ तक प्रिंट होके आ चुका है, 4 तक प्रिंट होके आ चुका है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई, जब मैं रेंज के अंदर 2 वैल्यूज डालता हूँ, ये मैंने कितने वैल्यूज डाले हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज डाले हैं। तो ये तो हमें पता था कि ये क्या होता है, हमारा कंडीशन हो जाती है हमारी। कंडीशन का मतलब क्या है कि लूप हमारा कहाँ तक जाएगा। तो अगर 5 लिखा है तो एक कम 4 तक जाता है। तो ये 4 तक ये जा रहा है हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेरा कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जा कहाँ तक रहा है, 4 तक जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस 1 को चेंज करके मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, तो लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो इस वाले 1 के जगह पे कितना प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। अगर 5 के जगह मैं यहाँ पे 9 कर दूं तो ये क्या है, हमारा कंडीशन है कि लूप हमारा जाएगा कहाँ तक। तो यहाँ पे 9 लिखा है तो कहाँ तक जाएगा, हमारा 8 तक जाएगा। तो 2 से स्टार्ट होगा और 8 तक हमारा ये जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करता तो देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, हमारा 8 तक ये जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंगल वैल्यू यहाँ पे रेंज के अंदर लिखता हूँ ना, तो उसका बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है, 0 से हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना से करेगा, 1 से करेगा। एंड वो जाएगा कहाँ तक, इससे एक कम वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं 2 वैल्यू लिखता हूँ तो 2 वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है और ये कंडीशन होता है। और इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट कितना है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम रेंज के अंदर 3 वैल्यूज डालते हैं फिर क्या होता है। तो मैं लिखूंगा 4 एन इन रेंज। अब इसके अंदर मैं 3 वैल्यू डालता हूँ, 1 डाल देता हूँ, एक 6 डाल देता हूँ एंड फिर 1 डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, प्रिंट एन, ठीक है। तो अभी देखना, अभी के लिए हमने क्या देखा था कि जो हम पहली वैल्यू डालते हैं वो क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि लूप हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या 1 है, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ये हमारा क्या होता था, कंडीशन होता था। कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारा लूप कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे 6 है तो एक कम मतलब 5 तक ये हमारा जाता है। उसके बाद ये लास्ट क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि लूप जो वैल्यूज हमारी पहली कौन सी वैल्यू 1 प्रिंट होगी, अब इसमें कितने का इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी। तो 1 का इंक्रीमेंट करना, 1 में 1 का इंक्रीमेंट करेगा कितना, 2 आएगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 3 का 1 का इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे प्रिंट हो गया। तो स्टार्टिंग 1 से होगा, जाएगा कहाँ तक, 5 तक जाएगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ प्रिंट होके आएगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये हमारा 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है। 6 था यहाँ पे तो कहाँ तक जाना चाहिए, एक कम 5 तक जाना चाहिए, 5 तक गया है। एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो 1 के बाद 2 के बाद 3 का 4 5, ये एक का इंक्रीमेंट में यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये था हमारा रेंज फंक्शन। कि रेंज फंक्शन का यूज करके हम कैसे अपने डिफरेंट
वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अंदर जो पैरामीटर डालते हैं वो एक तो सिंगल पैरामीटर होता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अभी हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं रेंज फंक्शन पे, फिर हमें और ज़्यादा ये क्लियर होके आएगा। तो अब तक हमने बेसिक्स तो समझ लिया है कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। अब हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें रेंज फंक्शन और अच्छे से समझ में आएगा और हमारी थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 20, कि 1 से 20 के बीच में जितना भी हमें इवन नंबर आ रहा है उसकी हमें वो सारी हमें प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फिर फॉर लूप का यूज करेंगे, उसमें रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि हमें 1 से 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसको प्रिंट करवाना है। तो मैं फॉर लूप पहले सिंपल फॉर कीवर्ड का फॉर एंड इन रेंज ये मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या वैल्यूज डालनी है वो थोड़ी मुझे सोचनी पड़ेगी। कैसे सोचूंगा मैं कि मुझे 1 से लेके 20 तक, मतलब 1 से 20 के बीच में इवन नंबर प्रिंट। अब 1 क्या इवन नंबर है? नहीं, 1 तो नहीं है। तो कहाँ से इवन नंबर स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। तो क्या मैं स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 2 दे सकता हूँ? हाँ, 2 दूंगा मैं स्टार्टिंग वैल्यू। और जाना कहाँ तक है? मुझे जाना है हमें 20 तक। 1 से लेके 20 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है प्रिंट करवाना है। इसका मतलब 20 क्या इवन नंबर है? हाँ, 20 भी इवन नंबर है, तो 20 को भी तो प्रिंट करवाना है। तो हमें अब इसके बाद हम जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं ना उससे एक कम ही प्रिंट होता है। तो 20 तक हमें जाना है तो एक ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि उससे एक कम वैल्यू प्रिंट होता है। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 21 लिखूंगा। उसके बाद इंक्रीमेंट हमें कितना का करना है? ऑफकोर्स अगर मैं इवन नंबर को देखूं, अगर तुम यहाँ पे देखो एक चीज अगर नोटिस कर रहे हैं हम कि अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर लिखूं, यहाँ पे पहले क्या आता है? पहले हमारा 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, फिर 10 आता है। तो इनके बीच में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 का इंक्रीमेंट। सबके बीच में 2-2 का इंक्रीमेंट होता है। हर एक इवन नंबर, पहला इवन नंबर उसके बाद जो इवन नंबर आएगा उन दोनों के बीच में कितने का गैप या इंक्रीमेंट होता है? 2 का इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं कितने का इंक्रीमेंट दूंगा? ऑफकोर्स 2 का इंक्रीमेंट मैं यहाँ पे मैं 2 का इंक्रीमेंट दूंगा और इसके अंदर कोलन लगा के मैं क्या काम कर दूंगा? प्रिंट करूंगा। क्या प्रिंट करूंगा? प्रिंट एंड को मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारा ये प्रिंट होके आ जाएगा। देखना, 1 से लेके 20 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो हमारे सारे प्रिंट होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना था कि हम स्टार्टिंग वैल्यू हमने 2 दी है, हमें जाना कहाँ तक था? 20 तक हमें प्रिंट करवाना था। तो 20 अगर लिखते, अगर मैं यहाँ पे 21 की जगह 20 दे देता तो देखना क्या होता हमारा। अगर मैं यहाँ 20 दे देता तो ये 19 तक ही जाता। तो हमारा देखो 18 तक ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें 20 तक पूरा इवन नंबर प्रिंट करवाना था। 20 भी एक इवन नंबर है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या वैल्यू दी थी? 21 वैल्यूज दी थी। जो भी वैल्यूज देते हैं उससे एक कम यहाँ पे प्रिंट होता है। और 2 क्या है यहाँ पे? इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट हमें कितने का करना है यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 के बीच में जितने भी नंबर है सबका हमें क्या कैलकुलेट करना है? सम कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, अभी पहले मैं कोड लिखता हूँ, फिर मैं आपको कोड को ड्राई रन करके अच्छे से समझाऊंगा इसमें काम हो रहा है। मैं पहले क्या करता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ? 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। मतलब अभी के लिए इसके अंदर क्या वैल्यूज होगी? 0 एक वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर एन इन रेंज, फॉर एन इन रेंज। अब इसके अंदर मुझे पैरामीटर लिखने के, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्वेश्चन में देखता हूँ, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके कहाँ तक जाना है? मुझे 100 तक इसे जाना है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक जाना और इंक्रीमेंट हमें कितने का करना है? 1 का हमें करना है। ओके, स्टार्ट वैल्यू हमारी कितनी होगी? 1 से स्टार्ट करना है तो 1 होगी। उसके बाद हमें क्या लिखना है कि हमें जाना कहाँ तक है। तो अगर यहाँ पे 1 से 100 तक हमें क्या करना है? सारे नंबर का सम प्रिंट करवाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? 101 लिखूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया तो 100 लिखूंगा तो 99 तक ही जाएगा, एक कम तक जाएगा। लेकिन अगर 101 लिखता हूँ तो एक कम तक जाएगा, तो कितना तक जाएगा? ये 100 तक ये जाएगा। अब इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट नहीं लिखते हैं कि बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो हम इंक्रीमेंट को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसके अंदर आते हैं। अब जो भी तुम जा रहे हो उसमें क्या करो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम प्लस इक्वल टू। ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, बैक स्पेस, और प्रिंट कर देता हूँ मैं किसको? प्रिंट एन। अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, जब मैंने एन को प्रिंट करा तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे सम को प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि सम, अब देखना हमारा कितना आएगा? 5050।
तो ये हमारा सम प्रिंट होके आ चुका है। अब हम समझते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है, कि कैसे ये रन कर रहा है। इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं एक बारी। ठीक है, तो पहला लाइन जो था हमारा सम इज इक्वल टू जीरो। तो सम नाम का एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर अभी हमने कितनी वैल्यू दी है, जीरो। तो सम नाम का एक यहाँ पे कंटेनर बना है यहाँ पे, एंड इसके अंदर कितनी वैल्यूज है अभी के लिए हमारे पे जीरो है। ठीक है, उसके बाद फॉर एन इन रेंज एक लूप चला जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, 1 थी। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। जो भी नंबर लिखा होता है उससे एक कम जाता है, और इंक्रीमेंट कितना से होगा, 1 से होगा। ठीक है, अब एन नाम का क्या बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा। ठीक है, एन नाम का क्या बनेगा, एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। इनिशियल वैल्यू इसमें कितनी की आ जाएगी, 1 की आ जाएगी। ठीक है, अब एन के अंदर पहली वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब हो गया ये। अब इसके अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा, क्या लिखा हुआ, सम प्लस इक्वल टू एन। जो भी एन के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको तुम क्या कर दो, सम में डाल दो। तो एन के अंदर अभी के लिए कितनी वैल्यूज है, अभी के लिए हमें यहाँ पे 1 है, तो सम के अंदर कितना डाल दो, 1 डाल दो। ओके, अब फिर से क्या करो, एन की वैल्यू को फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट भी है 1 का, तो एन की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, 2 कर दो। फिर से आओ तुम यहाँ पे, एंड सम के अंदर एन की वैल्यू को डाल दो, प्लस कर दो उसके अंदर। तो अभी के लिए 1 था यहाँ पे, तो 2 को क्या कर दो, यहाँ पे तुम प्लस कर दो। ठीक है, फिर से क्या करो तुम, फिर से ये हो गया, फिर से यहाँ पे आओ, फिर से 1 का इंक्रीमेंट करो, एन की वैल्यू 1 से तुम इंक्रीमेंट कर दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या करो, एन के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर सम के अंदर क्या करो तुम, प्लस कर दो। तो अभी के लिए 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस होगा। फिर यहाँ पे फिर से क्या करो तुम, यहाँ पे आओ और फिर से एन की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। कब तक इंक्रीमेंट करते रहो, जब तक ये 100 तक नहीं पहुंच जाता। 4 5 6 7 8 अप टू 100 तक नहीं जाता, तब तक तुम इंक्रीमेंट करके इसमें क्या कर दो, सम में ऐड करते रहो। तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 100 पूरेगा, उसके बाद तुम क्या कर दो, ये लूप की कंडीशन खत्म, उसके बाद तुम क्या कर दो, प्रिंट को, सम को क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे हमारा सम प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 15। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे, अभी हम क्या कर रहे थे, 1 से 100 का क्या कर रहे थे, सम प्रिंट करवा रहे थे। अगर मुझे सेम क्वेश्चन देते, वो बोले 1 से 100 का तुम मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करवाओ, कि 1 से लेके 100 तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सेम क्वेश्चन आपके वर्कशीट में आपको मिल जाएगा। मेक श्योर करना है कि आपको बस यहाँ पे सम के जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना है, एंड इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना। इसके अंदर अभी के लिए 1 वैल्यू स्टोर करवा देनी है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 15। मतलब 1 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सबका मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सम प्रिंट यहाँ पे मुझे करवाना है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं इसको हम कैसे करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 15। कि हमें सारे ऑड नंबर जो 1 से 50 के बीच में लाई करते हैं सबका क्या निकालना, हमें सम निकाल के लेके आना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर अभी के लिए मैं क्या वैल्यू दे दूंगा, 0 एक वैल्यू दे दूंगा। उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर एन इन रेंज। अब हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी है, अभी हमें सम निकालना सारे ऑड नंबर का, किसके किसके बीच में, 1 से लेके 50 के बीच में निकालना है। आई थिंक वही है, 1 से लेके 50, सम ऑफ ऑल ऑड, फिर 1 to 50। तो स्टार्ट मैं कहाँ से करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा। अब 50 तक जाना है तो मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे दूंगा, 51 एक वैल्यू दूंगा। इंक्रीमेंट तो अपने आप ही ये कितना का ले लेगा, 1 का ले लेगा। ओके, अब इसके अंदर मुझे प्रोग्राम लिखना है। अब इसके अंदर इफ कंडीशन का मैं यूज करूंगा। मुझे क्या निकालना, 1 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे उन्हीं का सम क्या करना, मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पे लाना है। तो मैं इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ एंड जो हमारा जैसे 1 से 51 के तक जाओ, एंड उसके अंदर जो भी नंबर्स आते हैं वो कहाँ स्टोर है, हमारे एन के अंदर स्टोर है। तो मैं क्या करूंगा, एन को चेक करूंगा, इफ एन मॉडुलस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर n के अंदर जो भी नंबर है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, उसका मॉडुलस, उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो वो क्या है, वो ऑड नंबर है। तो उसी को तुम क्या कर दो, सम के अंदर क्या कर दो, तुम ऐड कर दो। तो सम प्लस इक्वल टू आई कर दो, एन कर दो, सम प्लस इक्वल टू एन कर दो। उसके बाद प्रिंट कर दो किसको, तुम सम को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रिंट सम 625, ये हमारा सम प्रिंट होके आ रहा है यहाँ पे। अब हम
ये कोड हमारा काम कैसे कर रहा है, इसको एक बार हम ड्राई एंड रन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये हमारा कोड काम कैसे कर रहा है। ओके, मैं आ जाता हूँ पहले लाइन पे। पहला लाइन हमने क्या रखा है, सम इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, एक सम नाम का एक कंटेनर बनेगा जिसके अंदर अभी कौन सी वैल्यू होगी, 0 एक वैल्यूज होगी। उसके बाद ये हमारा लूप चलेगा। लूप कहाँ से 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। ठीक है, अभी के लिए एन इन रेंज लिखा है, फॉर एन इन रेंज। तो एन नाम का एक और वेरिएबल बनेगा, एक कंटेनर बनेगा जिसके अंदर वैल्यू आना कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो अभी के लिए इनिशियल वैल्यू 1 होगी। ठीक है, उसके बाद कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद कितनी होगी, 3 होगी। फिर उसके बाद कितनी होगी, 4 होगी। ये ऐसे कहाँ तक जाएगा, 50 तक ये पूरी वैल्यूज आएगी। उसके बाद लूप के अंदर ये इफ कंडीशन आती है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मान लो अभी के लिए यहाँ पे 2 है। तो अब इफ के अंदर जैसे ही जाएगी, एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये चेक करेगा क्या एन मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है। तो एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मॉडुलस करो 2 के साथ, क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है। जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा या आएगा, 0 तो आएगा रिमाइंडर मेरा। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ऑफ कोर्स फॉल्स है। ठीक है, तो ये वाली फिर ये कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हो तो इसके अंदर का लाइन चलेगा ही नहीं। फिर से अब एन की वैल्यू 2 के बाद कितनी हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। यहाँ पे फिर से ये चेक करेगा क्या 3 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या वो 0 के बराबर नहीं आता है। हाँ, जब 3 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो उसका मॉडुलस, उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा वहां पे। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, उस नंबर को क्या करो, एन के अंदर जो भी नंबर है उसको तुम क्या करो, सम में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो एन के अंदर कितनी वैल्यू अभी के लिए 3 है, तो ये सम में 3 ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से 4 आएगा, 4 पे भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। फिर 5 आएगा, 5 पे ये कंडीशन ट्रू आएगा, ट्रू हो जाएगी। फिर वो 5, फिर वो सम के अंदर प्लस हो जाएगा। फिर 6 आएगा, 6 पे भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, बिकॉज 2 से डिवाइड करो तो मॉडुलस 0 आ जाता है। फिर 7 आएगा, 7 पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे ये इसे ऐड कर देगा सम के अंदर। तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन क्या कर रहा है, 1 से लेकर 51 के बीच में जो भी हमारे ऑड नंबर है ना, उसे चेक कर रहा है। और जैसे उसे वो ऑड नंबर मिल रहा है, उसको क्या कर रहा है, वो सम में क्या कर दे रहा है, वो प्लस करता जा रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अब यही तुम्हें ये सेम क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाए कि जो 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन निकाल के दिखा। तो आई होप आप लोग कर लेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल रहे होंगे।